हाँ दोस्त, तो चलिए कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन आज हो गया और एग्जाम से रिलेटेड रिव्यू ले लेते हैं और साथ में एमसीक्यूज का एक बार क्वेश्चन भी चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था 30 नंबर का एमसीक्यूज 2x15। एमसीक्यूज का जो रिव्यू है मेरे नॉलेज में वो इस बार सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। एक दो जगहों पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी। पहला कह रहा है टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एंटिटी रेवेन्यू एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो अगर 75% से कम हो जाता है, 75% से लेस हो जाएगा, तो वैसे केस में आपको करना पड़ेगा और भी सेगमेंट ऐड। तो पहले का आंसर हम ले सकते हैं ए। अगर मैं दूसरे पे चलूं तो कह रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी prepared by an Ind AS compliant company if it holds shares in the investee। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, क्योंकि उन्हें लगा होगा सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के केस में होता है, जबकि आपके पास सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर कुछ भी हो आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर मैं चलूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो ये आप जानते हैं सब, ये यहाँ पे आंसर ए होगा। अगर हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो ये आपको रटा ही हुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका आंसर हो गया आपके पास में डी, सिंगल एंट्री। फिर आता है फाइनेंशियल एसेट्स आर कैश एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर सी डी है, जिस बच्चे ने भी लगाया उसका आंसर सही है। एंड इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एब्सेंस रेसिडुअल वैल्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ द एसेट्स, ये बिल्कुल सिंपल है, आंसर इसका ए है, इक्विटी है। इसके अलावे हमारे पास में आ गया, ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया, अच्छा एक रह गया 5 नंबर। एट व्हाट वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन अंडर इंड एस। तो यहाँ पे आप फेयर वैल्यू भी ले सकते हैं और प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे आंसर पे नंबर 9। मिल्की वे इज कंडक्टिंग रिसर्च इन रिस्पेक्ट ऑफ इटसेल्फ सर्पिंग। ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए करेंट ईयर में, आप पिछले साल तो आपने पूरा रिसर्च ही किया, करेंट ईयर में 5 लाख रुपए आप मंथली खर्च कर रहे हैं और 1 मई को आपको ये पता लग जाएगा कि काम हो गया। तो अप्रैल वाला जो खर्चा है वो एक्सपेंस बुक कर देंगे और बाकी 11 महीने का खर्चा जो होगा वो आप कैपिटलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। जिस बच्चे ने किया है इसका आंसर इसमें गलत लग रहा है मुझे। गिवन बिलो इज द पुवा मार्ट लिमिटेड, यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन होगा सिंपली ट्रेडिंग प्रॉफिट है आपके पास में 7 लाख और इसको कर देंगे 45 लाख इंटू 10% और जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको कर देंगे 3.1699। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे बी ही आ रहा है, तो इसमें आंसर बी है। ये करेक्ट आंसर बनाया है जिस बच्चे ने भी किया है। इसके अलावे हमारे पास ये लीज का क्वेश्चन है, इसमें इस बच्चे का आंसर मुझे गलत लग रहा है। द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन नेगोशिएटिंग द लीज, जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है नॉर्मली हम उसे कैपिटलाइज कर देते, तो यहाँ पे आंसर इज 1,59,650 होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास में कहता है ए लिमिटेड हैज मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000 और सिमिलर मशीन हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड इन द सेम लोकेलिटी एट 65,000। तो यहाँ पे 1,20,000 में से आप माइनस कर देंगे 45,000, तो ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 61 और 68 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बैठ जाएगा 7,000। और फिर कहते हैं 80% आपने दिया फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो 600 आपके पास कंसिडरेशन है, एनसीआई 90 है, 925 में से 150 घटा देंगे तो ये टेक्निकली आ जाएगा आपके पास में 875 आएगा प्रोबेबली। यहाँ से 875 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 85। फिर कहता है एज पर इंड एस 28 एन इक्विटी विद ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन इन्वेस्टी सेल अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड, ये ठीक है।
जिस बच्चे ने भी किया है, क्योंकि इन डेज के अंदर दोनों ही कंडीशन में इक्विटी मेथड ही अप्लाई होता है, तो वो भी ठीक है आपका। फिर आ जाता है कि एक कंपनी है जिसकी आपके पास में EBIT PBIT है आपके पास 1750, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 30% टैक्स, और आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बन जाएगा 80 लाख इंटू में 12%, ये माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ जो कैलकुलेशन बैठ रहा था वो 265 के आसपास बैठ रहा था, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। तो MCQs में मुझे नहीं लगता कहीं कुछ खास दिक्कत है। इसके बाद आ जाते हैं, पहला जो हमारे पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो PPE का है, और ये क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, अभी जो करंट में 2 मॉड्यूल बुक चल रही है उससे लिख रहा हूँ, इससे पिछले वाले वर्जन में भी एक क्वेश्चन था, तो उससे पीछे भी आपने लिया होगा तब भी मिल गया होगा, बस क्वेश्चन नंबर उसमें अलग होगा। इसके अलावा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला आपका इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी इस वर्जन में भी है, इससे पिछले वाले वर्जन में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार कुछ पूछा नहीं शेयर बेस्ड पेमेंट में, सिंपली एम्प्लॉय का एस्टिमेट पूछ लिया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 17 जैसा है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम पूछा है, सिर्फ एस्टिमेट पूछा है, बट यहाँ पे 2 तरीके के आंसर बनाए जा सकते हैं, अगर आप बिगिनिंग एस्टिमेट ले तो और अगर आप एंड एस्टिमेट ले तो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट कंफ्यूज रहा है। तो यहाँ पे वही बच्चा एक तरीके से कह सकते हो सेफ है जिसने दोनों ही आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि अब वो कौन से आंसर से चेक करेंगे पता नहीं। क्वेश्चन नंबर जो B है, ये है हमारे पास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार एग्जाम में आए, लेकिन एक बड़े क्वेश्चन की कटिंग है ये, तो आप उसको भी चेक करना चाहें तो कर पाएंगे। एक बड़े क्वेश्चन का कुछ हिस्सा निकाल के डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर जैसा। अगर इसके बाद हम चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा ही नंबर दे दिया NBFC में, हमने एक ही क्वेश्चन ये रखा क्वेश्चन नंबर 1, तो ये पहले ही नज़र आ जाएगा आपको। उसके बाद में हमारे पास में ये जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें इंफॉर्मेशन को ऊपर नीचे करते रहते हैं वो, सिमिलर टू क्वेश्चन 9 है, सिमिलर टू क्वेश्चन 9। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो हमारे पास में आ गया ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है, एज इट इज आपके पास बुक में है, आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रिवर्स एक्विजिशन का है। उसके बाद में आपके पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है कंसोलिडेशन का। ये आपके स्टडी मेटेरियल में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ गलतियां हैं, इसलिए उनको ठीक करके इन्होंने पूछा है, तो इनका क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है ठीक है, स्टडी मेटेरियल में कुछ गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है अपने बुक में। इसके अलावे आपके पास में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का भी एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और उसके बाद में थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आपने लिखना था, फिर थ्योरी क्वेश्चन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, और एक ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा, पिछले अटेम्प्ट में इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन था, इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है। नॉर्मली वैसे भी आप देखेंगे तो दिसंबर सेशन में क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली लो रहता है, जैसे आप दिसंबर 23 के क्वेश्चन देखो तो उसका लेवल लो था, अब जून 23 के क्वेश्चन देखो उसका लेवल हाई था, दिसंबर में लो था। फिर आप दिसंबर, इस बार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो है, और जून 2025 में फिर लेवल हाई करेगा। तो ये इंस्टीट्यूट का चलता हुआ ट्रेंड है, जून में क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और दिसंबर में थोड़ा नॉर्मल लेवल का करते हैं। वैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस बार नहीं है क्वेश्चन में जून 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन इस क्वेश्चन से क्या सीख लेने की जरूरत है कि आपका पेपर अब जून 2025 में है, तो आपको अब इस पेपर को बेस बना के नहीं चलना, आपको बेस बना के चलना है जून 2024 वाले पेपर को, क्योंकि जून 2024 वाले पेपर में थोड़ा अप मार्कअप कर दिया था, तो सिमिलर पेपर आप चेक कर पाएंगे जून 2025 में। दिसंबर में हमेशा पेपर का कैटेगरी थोड़ा लो रहता है और जून में थोड़ा हाई रहता है एज कंपेयर टू CFR, जहाँ तक CFR की बात है। तो बाकी अभी आप प्रिपरेशन करेंगे, हम इसके डिटेल सॉल्यूशन आपको बाद में दे देंगे। वैसे
जिन बच्चों के पास किताब है वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई डिटेल सॉल्यूशन की ज़रूरत है। MCQs के हिंट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। बाकी आप आगे एग्जाम दे रहे तो एग्जाम पे फोकस करें, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान ना दें। बट रिव्यू का टाइम था तो रिव्यू मैंने करा दिया है। अब सवाल आएगा कि सर हमारे स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उससे कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल से मिलते हैं। तो MCQs में तो दोस्त कुछ मिलने का होता नहीं है, उसमें कुछ लेना देना होता नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, तो उसको तो हम इग्नोर ही करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A और 2 का B ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का A और 3 का B भी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का A आपके स्टडी मटेरियल में है, 4 का B आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्टडी मटेरियल में है। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, सेम नहीं है लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7A ये सिमिलर है, सेम नहीं है, और बाकी तो नॉर्मल टाइप का ही है। तो इस बार हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन और अमालगमेशन यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल के जैसा क्वेश्चन पूछा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि जून में भी आप बस यही रट के चले जाएं और आ जाएगा। जून का स्टैंडर्ड फिर थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन चैन होल्डिंग का था, उन्होंने पूछ लिया, और एक क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन का था बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो भी पूछ लिया। तो अगली बार फिर उनके पूछने के लिए कहीं बाहर से ही क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो आपका आगे का एग्जाम आप बेटर तरीके से देंगे और पूरा फोकस करके देंगे। इस बार कॉस्ट ऑडिट का भी क्वेश्चन अच्छा आया है और CFR का भी क्वेश्चन अच्छा आया है, तो हमारे पास आगे के एक पेपर है उसमें भी हम बेटर ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार रिजल्ट के चांसेज हैं कि बेटर आएंगे। बाकी आपने कितना बढ़िया प्रेजेंट किया है और इंस्टीट्यूट कितना रिजल्ट निकालना चाहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। फिर भी आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।